हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर +2 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं जेनेटिक कोड। तो हम ट्रांसक्रिप्शन तक का सारा जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए हम बना चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है दैट इज ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन्स बनाने हैं, उसके लिए उससे पहले कुछ चीजें जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। हमें आरएनए का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा और हमें जेनेटिक कोड एक टॉपिक है जो हमें समझना पड़ेगा। तो जेनेटिक कोड क्या है, अगर आपको याद हो अभी तक हमने जो डीएनए पढ़ा है तो हम उसकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से है ना लिख रहे थे, और ये बिल्कुल रैंडमली मैं लिख रही हूँ। ऐसा कुछ हमने सीक्वेंसेस बनाई थी। उसमें फिर हमने बोला था कि अगर ये डीएनए है और इससे हम आरएनए बना रहे हैं तो हम जो है क्या करते हैं, थायमिन की जगह सिर्फ यूरेसिल लिखते हैं क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है और उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं वो सेम रहेंगी। तो कुछ इस तरह से हम जो है सीक्वेंस बना रहे थे। ठीक है जी, ये सारा हम ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो अब जो है ये डीएनए से आरएनए बन चुका है। डीएनए से जो आरएनए बनता है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन करवाना है आरएनए से हमें प्रोटीन्स बनाने। प्रोटीन्स जो है बनते हैं जब आरएनए से, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब अगर आपको +1 का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर याद है तो प्रोटीन्स का जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है जिसको जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनते हैं दैट इज अमाइनो एसिड्स। तो ये आप +1 में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स जो है उनका जो सबसे छोटा सब यूनिट है जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जो जुड़ जुड़ के हर एक प्रोटीन बनी है दैट इज अमाइनो एसिड। और वहां पे आप पढ़ चुके हैं कि देयर आर टोटल ऑफ 20 बायोलॉजिकल अमाइनो एसिड। तो आगे जब भी अमाइनो एसिड आएगा मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखूंगी। तो अगर हम वैसे दुनिया में देखें तो हजारों लाखों अमाइनो एसिड्स हैं, बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं ऐसे सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही हैं। तो ये सीक्वेंस है आरएनए की जिससे प्रोटीन बनने हैं। पर प्रोटीन में तो क्या है, अमाइनो एसिड। अगर आपको थोड़े बहुत नाम याद हो +1 से तो मिथ्योनिन, हिस्टिडिन, ठीक है, वेलिन, लाइसिन, ऐसे इस तरह के अमाइनो एसिड्स के 20 अपने अमाइनो एसिड पढ़े थे। ठीक है, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ऐसे सारे। तो इसका मतलब कि इस सीक्वेंस से ये अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। अब हमारे पास बेस पेयर्स हैं 4। आरएनए में कौन कौन सा होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। 4 बेस पेयर्स हैं और उससे 20 अमाइनो एसिड कोड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल कैसे है, तो उन्होंने फिर एक साइंटिस्ट ने बोला कि ट्रिपलेट फॉर्म में बेस पेयर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब 3 बेस पेयर जो है ग्रुप बना के एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जैसे मैं बिल्कुल रैंडमली लिख रही हूँ, इस तरह बिल्कुल नहीं है। जैसे UAC है अगर होगा तो ये हिस्टिडीन को कोड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मैं बिल्कुल रैंडमली कुछ भी ले रही हूँ। ठीक है, अगर AGC है तो ये वैलिन को कोड कर रहा है। ठीक है, इस तरह से है, क्योंकि अगर हम एक अमाइनो एसिड को देखें तो एक नाइट्रोजनस बेस को देखें तो 4 नाइट्रोजनस बेस है, सिर्फ 4 अमाइनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे। अगर हम पेयर लें 2-2 का तो भी मैक्सिमम जो है 16 अमाइनो एसिड्स जो है कवर हो पाएंगे, हम अलग अलग 2-2 के पेयर के कॉम्बिनेशन बना लें। तो सिर्फ 3-3 के कॉम्बिनेशन करने से ट्रिपलेट कोड से 20 के 20 अमाइनो एसिड कवर हो सकते हैं। इससे अगर हम ट्रिपलेट कोड ले रहे हैं, ट्रिपलेट मींस कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 64 पॉसिबिलिटीज वो बना सकते हैं अलग अलग इसी तरह से।
अलग अलग अरेंजमेंट में उन चारों का करूंगी तो 64 पॉसिबिलिटीज है। और अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। इसका मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोड है। ये एक ट्रिपलेट जो हमने बनाया है इसको हम टर्म देते हैं कोडोन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं कोडोन और इसी को जेनेटिक कोड बोलते हैं। जब हम नाइट्रोजनस बेसिस जो आरएनए के हैं उनका कुछ इस तरह अरेंजमेंट करें कि वो कोड करे अमाइनो एसिड्स के लिए प्रोटीन के, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो 3-3 का पेयर जिसको हम कोडोन बोलते हैं ट्रिपलेट में एग्जिस्ट करते हैं और हर एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि ये कॉमा लेस है, मतलब अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, कोई कॉमा नहीं बीच में लगाएंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग कोई नहीं होगी कि अगर यहीं पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर ये 3 है ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करे, ये 3 एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करे, ये 3 एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करे, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये 3 इसके लिए कोड करे, ये 3 नेक्स्ट, ये 3 नेक्स्ट, इस तरह से नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। हम 3-3 का ट्रिपलेट लेके ही चलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये यूनिवर्सल है कि अगर मैंने बोल दिया कि यूएसी कोड फॉर हिस्टिडिन तो वो हिस्टिडिन के लिए ही कोड करेगा, चाहे आप ह्यूमन की बात कर रहे हो, बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, किसी फ्लाई की बात कर रहे हो। ठीक है, वो यूनिवर्सल होगा। उसके बाद इट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब वही है कि ये जो हमने ट्रिपलेट्स बनाए हैं ऐसे 64 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करें। तो इसका मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन अवेलेबल है। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन। तो कुछ ऐसे कोडोन है जिनसे पता चल जाएगा कि यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई है या यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हुई है। जैसे कि रेप्लिकेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में कुछ सिग्नल्स थे, ठीक है, सिग्मा या रो सिग्नल थे या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट थी, जहां से पता चल रहा था प्रोसेस कहां से स्टार्ट करना है और प्रोसेस को कहां पे रोकना है। ठीक है, तो इस यहां पर क्या होगा कि जहां पे स्टार्ट कोडोन आएगा, स्टार्ट कोडोन एक ही है, दैट इज AUG and it codes for मेथियोनिन। तो जहां पे AUG आएगा वो स्टार्ट कोडोन है, वहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जहां पे इनमें से एक कोडोन आएगा UAA, UAG एंड UGA, वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये तीनों स्टॉप कोडोन या फिर इनको नॉनसेंस कोडोन बोला जाता है और ये स्टार्ट कोडोन है। स्टॉप कोडोन इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ ये 3 ऐसे कोडोन हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। अगर AUG लग गया, पहला अमाइनो एसिड लग गया, उसके बाद जो भी कोडोन आता जाएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड अटैच होता जाएगा। जहां पे इन तीनों में से कोई एक अमाइनो एसिड आ गया, वहां पे आगे, सॉरी, इन तीनों में से कोई एक कोडोन आ गया, वहां पे आगे अमाइनो एसिड कोई नहीं लगेगा, बिकॉज दे कोड फॉर नथिंग। ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो आगे अमाइनो एसिड नहीं आएगा और वहीं पे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा, वो आगे फर्दर प्रोसेस जो है नहीं चल पाएगा। ठीक है जी, तो ये एक जेनेटिक कोड के बारे में ओवरऑल एक व्यू था। अब हम कर लेते हैं आरएनए से अगर हमने प्रोटीन्स बनानी है तो उससे पहले हमें आरएनए के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो आरएनए जो है वो अलग अलग टाइप्स का है, उनके एक बार स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आरएनए जो है आपको बेसिक्स सारे पता होंगे अब कि डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हम उसको बोलते हैं, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है। जब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर वाली वीडियो डिस्कस की थी उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे ये सारे डिफरेंसेस, हमने बताए थे कि डीएनए में ये चीज है तो आरएनए में ये चीज है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में सिर्फ राइबोस शुगर होती है। और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, वो हम ट्रांसक्रिप्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए में जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं दैट इज ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है।
ठीक है जी। सो AUGC ये 4 बेसिस होंगे। इसके अलावा जो RNA है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो हमारे पास होता है rRNA जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। हमारे पास होता है mRNA जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर RNA। और हमारे पास होता है tRNA जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर RNA। ठीक है जी। तो इनिशियल इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, सबका एक ओवरव्यू लेते हैं स्ट्रक्चर का, ज्यादा डिटेल हमें है नहीं है। तो rRNA जो है राइबोसोमल, नाम से पता चल रहा है ये राइबोसोम के अंदर होगा। तो +1 में आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, और हर एक सब यूनिट के अंदर खुद का rRNA और प्रोटीन्स होते हैं जो मिलकर एक राइबोसोम बनता है। सिमिलरली स्मॉलर सब यूनिट के अंदर भी उसका खुद का rRNA और कुछ प्रोटीन्स हैं। अब ये सब +1 का पार्ट है सेल चैप्टर का। फिलहाल आपको यही समझना है कि rRNA जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम बनाने के लिए। और आपको पता होगा हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो राइबोसोम के बिना प्रोटीन सेल में नहीं बनेगा। तो अगर ट्रांसलेशन का प्रोसेस करवाना है तो राइबोसोम का होना बहुत जरूरी है। और राइबोसोम कहाँ से बनता है? rRNA से। तो rRNA का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से राइबोसोम के बीच में mRNA लगेगा। शायद ये भी टर्म +1 में पड़ी हुई है, एनसीईआरटी में है। rRNA के बीच में mRNA लगता है। मल्टीपल राइबोसोम जो है इसके साथ अटैच होते हैं और हम टर्म यूज करते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। मल्टीपल राइबोसोम्स जो है वो जुड़ जाते हैं mRNA से और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। उसके बाद हम आते हैं मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए पे। ये बेसिक ओवल आरएनए है जो हमने पीछे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बनाया है। तो उसमें हमने क्या लगाया था? हमने एक कैप लगाया था 5' पे, जो आपको याद हो तो 7 मिथाइल गुआनिन का कैप था। हमने 3' एंड पे एक टेल ऐड की थी जो पॉली ए टेल थी। कितने सारे एडेनिन, अराउंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनिन ऐड किए थे। ये सारा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको हम बोलते हैं यूटीआर, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। बेसिकली कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स हैं। ठीक है जी। और उसके बाद सेंटर वाली सारी कोडिंग रीजन है। और ये सेंटर वाले तो सारे ही कोडिंग है, इसमें से नॉन कोडिंग जो थे वो हमने रिमूव कर दिए थे बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। ये सब लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है टीआरएनए। तो जो टीआरएनए है सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है 5' to 3'। बट दो तरह से इसको हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल स्टडी करें तो इसका शेप आता है एल शेप, एल अल्फाबेट की तरह इसका शेप बनता है। और अगर हम 2 डायमेंशनल स्टडी करें तो क्लोवर लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर आता है। यूजुअली जो हम स्टडी करते हैं और जो स्ट्रक्चर यूज होगा आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ही है। तो हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक बार देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। ठीक है। और उसने खुद को इस तरह से अरेंज किया हुआ है। 3' एंड पे आपको हमेशा एक स्पेसिफिक कोडोन CCA मिलेगा। ये वाली आर्म को हम बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्यों? क्योंकि यही आर्म है यहाँ पे आके अमाइनो एसिड अटैच होगा। ठीक है। तो हर एक अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा। वो अमाइनो एसिड कैसे अटैच होगा, कौन सा अमाइनो एसिड अटैच होना, वो तो कोडोन से पता चलेगा कि कौन सा कोडोन है। तो यहाँ पे वो कोडोन होगा। ठीक है जी। एक्चुअली कोडोन जो है वो mRNA पे होगा और mRNA यहाँ पे आके अटैच होगा। इसका मतलब tRNA भी राइबोसोम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे tRNA लगेगा, mRNA के ऊपर कोई कोडोन है सपोज AUG, उसका एंटी कोडोन इसकी आर्म के ऊपर लगेगा। ये ग्रीन वाला जो है ये mRNA है। ठीक है। rRNA इसके अंदर प्रेजेंट है और tRNA भी राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पे UAC
और यूएसी के विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पे अमाइनो एसिड होगा वो यहाँ अटैच होगा। इस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो इसको इसलिए एंटी कोडोन या एंटी कोडोन लूप कुछ भी लिखा हो सकता है वो बोलते हैं, क्योंकि जो mRNA है उसके कोडोन के विद रिस्पेक्ट टू जो भी एंटी कोडोन बनेगा वो यहाँ पे अटैच होगा। उसके बाद इसको डी लूप बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि जो यूरिसिल है इट हैज बीन मॉडिफाइड इनटू डाइहाइड्रो यूरिडिन, और इधर वाली आर्म को टी साई सी आर्म बोलते हैं या टी साई सी लूप बोलते हैं। तो ये साई जो है ये भी यूरेडिन है, मॉडिफाइड यूरेडिन है, और इसको हम बोलते हैं स्यूडो यूरेडिन। ठीक है जी, तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे समटाइम्स एक वेरिएबल आर्म लगी होगी जो हर एक टीआरएनए में वेरी करेगी। हर एक कोडोन के लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा, हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। ठीक है जी, तो एक एक्सेप्टर आर्म है, डी लूप है, टी साई सी लूप है, एंटीकोडोन लूप है। 3' पे आके नया अमाइनो एसिड अटैच होता है। 3' पे आपको हमेशा CCA सीक्वेंस मिलेगी ही मिलेगी। जो अमाइनो एसिड होना है कैसे पता चलेगा कौन सा होना है, उसका एंटीकोडोन यहाँ पे लगा होगा, एंटीकोडोन आर्म पे। इनका कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं, हमने जो प्रोसेस करना है उसमें हायर क्लासेस में आएगा। तो हमने ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इतना याद करना है, mRNA लगेगा, उसका जो कोडोन होगा विद रिस्पेक्ट टू एंटीकोडोन यहाँ लगेगा, उस कोडोन का जो अमाइनो एसिड होगा वो इस टीआरएनए पे लगेगा। और फिर प्रोसेस कैसे होगा वो हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस में डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, mRNA के ऊपर राइबोसोम का लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा, और उसके अंदर टीआरएनए अटैच होगा जो स्पेसिफिक कोडोन के लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आएगा, और जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो चलता रहेगा। एक चीज और है, ये राइबोसोम जो बनाएंगे इनके अंदर 3 साइट्स बनाएंगे। ठीक है जी, तो यहां बनाएंगे ई एग्जिट साइट जहां से टीआरएनए निकल जाएगा। अमाइनो एसिड ये वाला जो अटैच हुआ था, जब ये प्रोटीन में बनना शुरू हो जाएगा, अटैच होना शुरू हो जाएगा बाकी अमाइनो एसिड से, तो ये टीआरएनए अब फ्री हो गया, इसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड नहीं लगा, तो ये टीआरएनए एग्जिट हो जाएगा यहां से। इसको पी साइट बोलते हैं। इसको पी साइट बोलते हैं सेकंड वाली, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज साइट। तो एंजाइम होता है, ठीक है, जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कराता है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, और ये सारे बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो +1 से, तो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो एक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कराना दूसरे के पास और उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनवाना एक एंजाइम का काम है। ठीक है, वो काम जहां होता है वो इस साइट पे होता है, इसलिए इसको पी साइट बोला जाता है। लास्ट वाली है ए साइट, जिसको हम अमाइनो असाइल साइट बोलते हैं। अमाइनो असाइल साइट मतलब कि यहाँ पे आके टीआरएनए के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लगेगा विद रिस्पेक्ट टू कोडोन। जो भी अमाइनो एसिड लगना होगा वो इस साइट पे आके लगेगा, ए साइट पे। अमाइनो एसाइलेशन का प्रोसेस होगा, इसलिए इसको ए साइट बोलते हैं। अभी जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेंगे तो सारे स्टेप्स करेंगे। पहले अमाइनो एसाइलेशन होगा, फिर ट्रांसफर होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एग्जिट होगा, वो किस तरह से सारा होगा। बट आपको पता होना चाहिए राइबोसोम के अंदर ये 3 साइट होंगी जहां पे टीआरएनए आके लगेगा। सबसे पहले इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगेगा स्पेसिफिक कोडोन के विद रिस्पेक्ट टू, फिर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसका अमाइनो एसिड अब नए वाले अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा, टीआरएनए खाली हो गया है तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से वो सारा प्रोसेस चलेगा, वो हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो सारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सारी की सारी चीजें जो है असेंबल होंगी, जो जो भी मशीनरी अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। mRNA चाहिए, टीआरएनए चाहिए, आरआरएनए, राइबोसोम्स चाहिए। तो जो भी सारी मशीनरी रिक्वायर्ड है, पहले वो सारी मशीनरी आके असेंबल होगी जब भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो राइबोसोम आएंगे, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट,
mRNA आ जाएगा। ठीक है जी, ये tRNA है, tRNA आ जाएगा, राइबोसोम आ गया है, mRNA आ गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले क्या होना है, tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड लगेगा। ठीक है, उससे वो एक्टिवेट हो जाता है। तो होता क्या है कि जो भी एंटीकोडोन प्रेजेंट है उसके विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड उसके ऊपर अटैच हो जाता है। इसको बोला जाता है कि ये टीआरएनए अब एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे सिंपल टीआरएनए है जिसके साथ कोई भी अमाइनो एसिड नहीं लगा हुआ। जब इसके साथ ऊपर कोई अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा तो इसको हम एक्टिवेटेड टीआरएनए बोलेंगे। आपको बताया अब ये एब्रीविएशन अमाइनो एसिड की है। अब अमाइनो एसाइलेशन हो गई है, टीआरएनए एक्टिवेट हो गया, उसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो गया जो भी एंजाइम की हेल्प से। अब नेक्स्ट इनिशिएट होना है प्रोसेस। तो क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का लगेगा, तो उसके ऊपर एमआरएनए 5'3' एमआरएनए आके अटैच होगा। एमआरएनए के ऊपर लार्जर सब यूनिट लगेगा और लार्जर सब यूनिट के ऊपर अंदर आरआरएनए है जो ये सारे प्रोसेस में हेल्प करवाएगा। अब प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा ट्रांसलेशन का, हम पीछे जेनेटिक कोड पढ़ के आए हैं। तो जहां पे भी एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडोन, कौन सा था स्टार्ट कोडोन, एयूजी, अभी हम जेनेटिक कोड में पढ़ के आए हैं। तो जहां पे एयूजी लगा होगा दैट इज स्टार्ट कोडोन लगा होगा, वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडोन वाला टीआरएनए यहां पर आके सबसे पहले अटैच होगा एट द पी साइट, पेप्टिडल साइट। तो AUG के कॉरेस्पॉन्डिंग UAC वाला जो टीआरएनए होगा एंटीकोडोन वाला, वो यहाँ पे आके अटैच होगा। और हम डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ के आए थे कि दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाली वीडियो है, उसमें सारा हमने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो इसका मतलब कि ये एंटीकोडोन और ये कोडोन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग जो है वो टेम्पररी है। ठीक है जी, टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन। अब इस कोडोन के विद रिस्पेक्ट टू जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कौन सा होता है, यूजी के कॉरेस्पॉन्डिंग मिथ्योनिन। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद आके नेक्स्ट अमाइनो एसिड, नेक्स्ट टीआरएनए लेके आएगा। तो टीआरएनए ए साइट पे, अमाइनो एसाइल साइट पे नेक्स्ट टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आया। कौन सा अमाइनो एसिड, जो कोडोन का विद रिस्पेक्ट टू है। तो अगर ये जीसीए है, एंटीकोडोन इज सीजीयू, जो भी इस कोडोन एंटीकोडोन के विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड बनेगा, अभी कुछ भी है वो आपको जेनेटिक कोड वाले चार्ट से पता चल जाएगा। तो वो वाला अमाइनो एसिड आके यहाँ लगेगा। अब हमने बोला था बायोमोलिक्यूल्स में, आपने प्लस 1 में पढ़ा है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अब इनके बीच में बॉन्ड बनवाना है, अब इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, इन दोनों को पास आना पड़ेगा। ये तो अलग अलग टीआरएनए पे लगे हैं दो अमाइनो एसिड, इन दोनों को एक दूसरे के पास पास आना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा इस साइड। ठीक है, दोनों को पास लाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, ये जो राउंड शेप में लगा है, इस एंजाइम का नाम है ट्रांसफेरेज। ये ट्रांसफेरेज एंजाइम हेल्प करेगा इस अमाइनो एसिड को इसके साथ ज्वाइन करने में। ठीक है जी, अब जैसे ही ये ज्वाइन करेगा, ये वाला टीआरएनए खाली हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी अमाइनो एसिड नहीं रहेगा। यही था, यूएसी वाला टीआरएनए खाली हो गया क्योंकि इसका अमाइनो एसिड इधर ट्रांसफर हो गया। तो अब ये टीआरएनए एग्जिट साइड से एग्जिट ले लेगा। ठीक है जी, और जो टीआरएनए ए साइड पे था वो मूव करेगा टू पी साइड। तो यहाँ पे ए साइड पे जीसीए वाला था, वो पी साइड पे आ जाएगा और ए साइड पे नया टीआरएनए आ गया। तो ये वाला टीआरएनए जिसके ऊपर दो अमाइनो एसिड मिथ्योनिन और नेक्स्ट अमाइनो एसिड अटैच्ड है, वो पी साइड पे मूव कर चुका है। ठीक है, और न्यू अमाइनो एसिड जो है, जो टीआरएनए लेके आ रहा है, वो ए साइड पे आ रहा है। ठीक है जी, अब ये फिर से ट्रांसफेरेज एंजाइम लगा,
हुआ क्या, टीआरएनए आया, उसने नेक्स्ट सीक्वेंस रीड की, दैट इज सीयूजी। उसके विद रिस्पेक्ट टू टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने कोडोन और एंटीकोडोन में, एमआरएनए और टीआरएनए में। ये टीआरएनए के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड, जो भी कोडोन का विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड है वो अटैच होगा। उसके बाद ये दोनों जो है उनको इधर ट्रांसफर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसफेरेज। अब फिर से ये वाला टीआरएनए खाली हो जाएगा और उसको ई साइट से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर से जो ए साइट वाला है वो पी पे मूव करेगा और न्यू अमाइनो एसिड जो टीआरएनए लेके आ रहा है उसको ए साइट पे जगह दे दी जाएगी। तो इस तरह से एक एक टीआरएनए एक एक अमाइनो एसिड लाता जाएगा, उसको ट्रांसफर कराता जाएगा और खुद निकलता जाएगा खाली होके, ठीक है। और न्यू जो टीआरएनए है वो कहां से आता जाएगा, ए साइट से। और जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है और इलोंगेशन जो चल रही है वो पी साइट पे चलेगी सारी की सारी। तो यहाँ पे पी साइट वाला जो टीआरएनए है वहां पे अमाइनो एसिड एक के बाद एक ट्रांसफर हो रहे हैं और अटैच होके पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, पेप्टाइड लिंकेज के साथ सारे आपस में अटैच होते जा रहे हैं। तो इस तरह सारी जो चेन है वो बननी शुरू हो गई है। और वो खत्म कहां पे होगी वो कैसे पता चलेगा, जहां पे क्या आएगा, स्टॉप कोडोन। तो अभी हमने जेनेटिक कोड में पढ़ा स्टार्ट कहां से होगा प्रोसेस, जहां पे स्टार्ट कोडोन होगा दैट इज AUG, और स्टॉप कहां होगा, जहां पे स्टॉप कोडोन होगा। हमने 3 स्टॉप कोडोन भी पढ़े हैं, UAA, UAG एंड UGA। तो इनमें से अगर कोई भी स्टॉप कोडोन आता है तो प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये UAA स्टॉप कोडोन एनकाउंटर हुआ, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो टीआरएनए आया उसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड नहीं है, क्योंकि स्टॉप कोडोन जो है उनके लिए कोई भी अमाइनो एसिड स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो टीआरएनए खाली आएगा और कोई अमाइनो एसिड होगा नहीं आगे ट्रांसफर करने को, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। टर्मिनेशन में और कौन हेल्प करेगा, रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर क्या करवाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन चेन जो बन रही है उसी को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनी है। तो पॉली मीन्स मेनी, कितने सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बनी होगी ये चेन, वो पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। अब ये बाकी सारे जो चीजें असेंबल हुई थी सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए, दैट इज टीआरएनए, एमआरएनए एंड राइबोसोम, वो सब भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट, ठीक है। तो इस तरह से लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सब यूनिट अलग हो जाएगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा, टीआरएनए अलग हो जाएंगे सारे, और रिलीज फैक्टर भी निकल जाएंगे। तो इस सारे में और भी फैक्टर्स जो है वो लगते हैं, बट वो फैक्टर्स याद करने बहुत इजी हैं एज कंपेयर टू रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि इनिशिएशन में लगते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है। तो IF लिखा होगा। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वेरी करेंगे, तो यूकैरियोट्स में आगे स्मॉल ई लगा दिया जाता है, प्रोकैरियोट्स में थोड़े होते हैं, IF1, IF2 एंड IF3, यूकैरियोट्स में 9 होते हैं। उसके बाद इलोंगेशन फैक्टर्स लगते हैं इलोंगेशन के प्रोसेस में, तो वहां पे EF लिखा होगा। और फाइनली जब प्रोसेस टर्मिनेट करना है और चेन को रिलीज कराना है वहां पे रिलीज फैक्टर लगते हैं। तो फैक्टर्स को याद करने में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो सबसे इजी है, सिर्फ 2 एंजाइम लगेंगे, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो टीआरएनए की अमाइनो एसाइलेशन दैट इज एक्टिवेशन कराएगा, और ट्रांसफेरेज जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे के पास ट्रांसफर कराएगा और वहां पे लेके जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो फैक्टर्स लगते हैं इनिशिएशन के प्रोसेस में, इनिशिएशन फैक्टर्स जो फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे कि स्टार्ट कोडोन कहाँ है और मेथियोनिन वाला टीआरएनए कहाँ लगाना है, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके बाद इलोंगेशन फैक्टर्स जो हर एक खाली अमाइनो एसिड को, खाली टीआरएनए को ई साइड से बाहर निकालेंगे, इलोंगेशन वाले को पी साइड पे लेके आएंगे और न्यू वाले को ए साइड पे लेके आएंगे जब थ्रू आउट द इलोंगेशन प्रोसेस। और लास्ट पे रिलीज फैक्टर, जब स्टॉप कोडोन आ गया है और अब टर्मिनेट करने का टाइम आ गया है प्रोसेस को, चेन पूरी बन चुकी है तो चेन को रिलीज कराना और सारे बाकी मशीनरी जो सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए असेंबल हुई थी उसको भी सारा सेपरेट करा देना, किसका काम है, रिलीज फैक्टर का। तो इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन जो है वो बन जाती है। और उसके आगे जो है वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा +1 में कि प्रोटीन जो है वो अलग अलग शेप्स,
लेती है। जैसे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो सकती है, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, टर्शरी स्ट्रक्चर में हो सकती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हो सकती है कि दो दो तीन चार चेन्स जो है वो आपस में कॉइल करके रह रही है। जैसे हीमोग्लोबिन की उसमें एग्जांपल पड़ी थी। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 4 चेन्स की बनी है, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, जो आपस में कॉम्पैक्टली पैक होके रहती हैं और एक प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो वो सारी असेंबली जो स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंगली हो जाती है, जो भी नीड है उस प्रोटीन की, जो भी फंक्शन है उस प्रोटीन का बॉडी के अंदर अकॉर्डिंगली। तो इसके साथ हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस का चैप्टर, ये मेन सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिए हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स, डीएनए का स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड एंड यस। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। आप तब तक आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, तो ये वीडियोस अच्छे से देख के और अपने कॉन्सेप्ट जो है उन पे ग्रिप अच्छे जमा लीजिए। अगर आपको हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।